जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों ने लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स XY के लिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे एयरफोर्स XY की तैयारी करते हैं उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन होता है बच्चों, उस पर 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस में ग्रामर के भी क्वेश्चन होते हैं। ग्रामर में स्पॉटिंग एरर या फिल इन द ब्लैंक्स आता है। उसके बाद फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होता है। इसके बाद एक पैसेज होता है और इसके बाद एक PQRS होता है जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, राइट। तो बच्चों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब भी आप प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, तो एक राइट डायरेक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको ध्यान में रखते हुए कभी कभी हम जो प्रोसेस पकड़ते हैं उसमें बड़ा लेंदी में उससे शुरुआत कर देते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों। सीरियस होकर एकदम राइट अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन, किस किस वेराइटी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में एयरफोर्स XY में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ हाई टाइम एयरफोर्स XY। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड, तो इट इज़ हाई टाइम के बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेंड के स्थान पर सेंट होगा। क्या होगा बच्चों? सेंड के स्थान पर, सॉरी एक मिनट, सेंड के स्थान पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं। सेंड के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सेंट होगा, SENT। बी ऑप्शन गलत है। क्यों? इसका रूल ये होता है कि अगर इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम हो या इट इज डिमांड ऑफ टाइम हो, डिमांड ऑफ टाइम हो या टाइम हैज कम हो, टाइम हैज कम, इस तरह से अगर आपके फर्स्ट क्लास में दिया है तो दूसरी क्लास हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होती है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ V1 आता है। तो इट इज़ हाई टाइम आया है बच्चों, तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंट, सेंड सेंट सेंट होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, सेंड के स्थान पर सेंट होगा, राइट। इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम हो या टाइम हैज़ कम हो, इस तरह से अगर फर्स्ट क्लास में दिया है तो सेकंड क्लास हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट की जाती है, राइट। इसके बाद फिर आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ही इज राइटिंग नॉवेल एवर सिंस ही बिकम ग्रेजुएट। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये ही है, ध्यान रखिएगा, ये ही रहेगा, यहाँ पर डी छप गया है जबकि ही रहेगा। ही बिकेम ग्रेजुएट, टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलती कर दिया है, यहाँ पर डी नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? ही रहेगा। ही बिकेम ग्रेजुएट। तो ही इज राइटिंग नॉवेल एवर सिंस, तो यहाँ पर इज राइटिंग के स्थान पर क्या होगा बच्चों? हैज बीन होगा। किसका प्रयोग करोगे आप? हैज बीन, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत है। ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल एवर सिंस ही बिकेम ग्रेजुएट, राइट। क्योंकि सिंस फार का प्रयोग यहाँ पर एवर सिंस कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। तो इधर जब पास्ट इंडेफिनिट आता है तो इधर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? ही हैज बीन राइटिंग नॉवेल, यानी ए ऑप्शन हमारा गलत है, ही हैज बीन राइटिंग अ नॉवेल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम अ सीट। कंसिडरिंग अबाउट, कंसिडरिंग जो ध्यान रखिएगा ये प्रीपोजिशन नहीं लेता है,
इसलिए यहाँ पर अबाउट नहीं आएगा, ऑप्शन ए हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ही केम अक्रॉस विथ अ बेगर। ही केम अक्रॉस, कम अक्रॉस अपने बाद विथ नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर विथ नहीं आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा गलत है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5th में, मेनी अ स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मेनी अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, मेनी, अ गुड मेनी, अ गुड मेनी और अ ग्रेट मेनी। अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल होता है और आपकी वर्ब भी प्लूरल होती है। नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए या एन आएगा तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। मेनी ए या एन के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन मेनी होगा, एक गुड मेनी होगा, एक ग्रेट मेनी होगा, इसके बाद नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है। ठीक है, और इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पर देखेंगे, ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये कभी कभी बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म्स हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मेनी के बाद अगर ए या एन आ जाएगा तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन अगर मेनी होगा या एक गुड मेनी होगा या एक ग्रेट मेनी होगा, इसके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। राइट, तो मेनी ए आ चुका है, मेनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पर आर के स्थान पर इज होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। 2/3 ऑफ द बुक यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए वर के स्थान पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। बच्चों ध्यान रखिएगा, 2/3, 1/4 ये किसके लिए आ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो ये बुक यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हम वर के स्थान पर वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम 6 के बाद 7 की तरफ। He was not only involved in kidnapping but also in her murder. He was not only involved in her kidnapping but also in murder. ध्यान रखिएगा बच्चों, नॉट ओनली के पीछे का एक कंसेप्ट ये होता है कि नॉट ओनली और बट आल्सो जो होता है ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करता है। कहने का मतलब अगर नॉट ओनली के बाद नाउन आएगा तो बट आल्सो के बाद भी नाउन आना चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद प्रेपोजिशन आया है तो बट आल्सो के बाद भी प्रेपोजिशन आएगा। अगर नॉट ओनली के बाद वर्ब आई है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब आनी चाहिए। ये इसका कंसेप्ट होता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ही वाज नॉट ओनली, यहाँ पर नॉट ओनली के बाद इन्वॉल्व यानी वर्ब आ रहा है और बट आल्सो के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है। इसका मतलब कि गलती है, सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे सही करोगे? तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि इसको ऑप्शन ए ये गलत है, इसको ऐसे कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। इसको करिए ही इन्वॉल्व्ड, ही वाज इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग। ही वाज इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट आल्सो इन हर मर्डर। अब सही हो गया। देखिए ही वाज इन्वॉल्व नॉट ओनली के बाद इन आ गया है और बट आल्सो के बाद भी यहाँ पर इन दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। नेहा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। नेहा एंड आई आर गुड फ्रेंड। क्वेश्चन को देखें आप लोग एक बार, फटाफट क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो नेहा एंड आई 231 के हिसाब से ये सही है, थर्ड पर्सन उसके बाद ये है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। नेहा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर्स, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है,
इसलिए नो एरर होगा, यानी डी ऑप्शन होगा। नो एरर मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सपोजिंग इफ यू आर अरेस्टेड व्हाट विल यू डू। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सपोजिंग और इफ दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। ये ऑप्शन गलत है। सपोजिंग और इफ दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करोगे, या तो इफ को हटाओगे या तो सपोजिंग को हटाओगे। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों कंडीशनल होते हैं, या तो सपोजिंग को हटाओ या तो इफ को हटाओ। ठीक है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हो। इफ, सपोजिंग और इन केस, ये तीनों का प्रयोग एक साथ नहीं आएगा, इसमें से एक, या तो सपोजिंग यूज करिए या तो इफ यूज करिए। ठीक है, इसके बाद आइए 10। आई एम मच ग्लैड दैट यू हैव वन द प्राइज। आई एम वेरी ग्लैड, मच नहीं आएगा यहाँ पर मच के स्थान पर क्या आएगा बच्चों? वेरी का प्रयोग करोगे, यानी ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर, यहां शुरू करते हैं अपोजिट इन मीनिंग। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम्स की बात कर रहा है। तो डिनाउंस, यहां पर बच्चों डिनाउंस का जो अपोजिट होगा वो डिफेंड होगा। क्या होगा? डिफेंड होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 11 के बाद 12। मैमथ का मतलब होता है विशाल या बड़ा। मैमथ का मतलब विशाल या बड़ा, तो क्या होगा? टाइनी का मतलब छोटा होता है, क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है। बोलिए, अपोजिट पूछ रहा है, तो मैमथ का मतलब विशाल या बड़ा, तो क्या होगा? टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा। ठीक है, अपोजिट चल रहा है ये। ठीक है, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग मतलब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो सिनोनिम्स में क्या होगा? जोवियल। जोवियल का मतलब होता है खुश। जोवियल का मतलब होता है खुश होता है। अब यहाँ पर चूंकि सिमिलर, सिनोनिम्स, यहाँ पर जैसा कि आपने देखा होगा, जो ये था ये आपका अपोजिट था, राइट? अपोजिट था, और ये आपका सिमिलर सिनोनिम्स है। जोवियल का मतलब खुश होता है, तो क्या होगा? यहाँ पर मैरी का मतलब भी खुश होता है, मैरी, यानी 13 का ए होगा, जोवियल, मैरी, राइट? इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं 45। 45 का मतलब होता है मजबूत बनाना। 45 का मतलब होता है मजबूत बनाना, तो इसका सिनोनिम स्ट्रेंथन होगा। स्ट्रेंथन का मतलब भी मजबूत बनाना होता है, तो 45 का क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कीप वंस माइंड। टू कीप वंस माइंड, फटाफट देखें आप लोग एक बार। ठीक है, फटाफट देखें। ठीक है, टू कीप वंस माइंड। टू कीप वंस माइंड का मतलब होता है कि शांत करना। टू कीप वंस माइंड यानी टू कीप काम। तो राइट आंसर बच्चों क्या होगा इसका? इस इडियम फ्रेज का मतलब क्या होगा? टू कीप काम। ठीक है, टू कीप वंस माइंड का मतलब टू कीप काम, शांति बनाए रखना। बोलिए, क्या होगा? शांति बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट वर्ड है क्लोज शेप। बाल बाल बचना है। क्लोज शेप, नैरो स्कोप स्केप कह सकती हो। क्या है? नैरो स्केप, डी ऑप्शन। ए नैरो स्केप, क्लोज शेप मतलब नैरो स्केप। ठीक है, ए नैरो स्केप। इसके बाद है ड्रॉट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो ड्रॉट की सही स्पेलिंग क्या होगी? राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। सूखा होता है इसका मतलब, ड्रॉट का मतलब DROUGHT। ठीक है, फटाफट देखें आप लोग एक बार। ठीक है, इसके बाद फिर आता है 17 के बाद फिर आता है 18। 18 में फेसियस्ट की स्पेलिंग पूछा है, FACIST। बोलिए, फेसियस्ट। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करें पहले। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या कह रहा है? दार्जिलिंग ग्रोज टी। दार्जिलिंग ग्रोज टी, इसका क्या होगा? ठीक है, अब यहां पर दार्जिलिंग ग्रोज टी, तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग होना चाहिए। टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, इसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर इसका बी होगा। राइट आंसर बी, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेहा सेड टू निशा हाउ आर यू। नेहा सेड टू निशा हाउ आर यू, तो नेहा आस्क्ड निशा, नेहा आस्क्ड निशा हाउ शी वाज, तो नेहा आस्क्ड निशा, नेहा आस्क्ड निशा हाउ शी वाज, राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा बच्चों। डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है नरेशन का। नेहा आस्क्ड निशा हाउ यू, इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो सी हो जाएगा, सी वाज। ठीक है, यानी राइट आंसर सी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की वैरायटी इस तरह से होती है। तो आपका जो एयरफोर्स का पेपर होता है उसमें स्पॉटिंग एरर होता है, फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के भी आते हैं। उसके बाद एक्टिव पैसिव, नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो, उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पूछा जाता है, हालांकि मैंने इसमें शायद नहीं दिया था, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद। जय हिंद डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग आज वाई ग्रुप मैथ के इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में वाई ग्रुप के पेपर में जो आपके 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं वो किस किस तरीके से आते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं। तो चैप्टर से तो करीब करीब सब आपको पता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हम लोग आज उसी बेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके प्रेजेंट हुए हैं और इन क्वेश्चन का लेवल देखेंगे, इस क्वेश्चन के टाइप को देखेंगे और इनके सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। तो आइए आज का जो है हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है उस पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए, वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोया। यदि उसने सभी 75 प्रश्न को हल किए और कुल 125 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसी को इंग्लिश में हम लोग ले लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन a student obtained 4 marks for a correct answer and lost 1 mark for an incorrect answer. All 75 locks and total 125 marks practice। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि जो एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, टोटल कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हैं 75, उन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक, जो 75 क्वेश्चंस हैं उन 75 क्वेश्चंस को वो सॉल्व करता है और उसे 125 मार्क्स मिलते हैं। जबकि कंडीशन ये है कि अगर एक प्रश्न वो सही करता है, एक प्रश्न को सही करता है तो उसे 4 मार्क्स 4 अंक दिए जाते हैं और एक प्रश्न अगर गलत करता है तो 1 अंक उसके कम कर दिए जाते हैं, यानी माइनस मार्किंग है, 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो देखिए, तो उससे आपसे पूछा है उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्न क्या हैं। तो अगर हम लोगों ने मान लिया कि जो करेक्ट हैं या सही प्रश्न, करेक्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, करेक्ट क्वेश्चन या सही प्रश्न, बस 1 सेकंड समझिए। सही प्रश्न हमने लिया कितने, x। जब सही x हैं तो गलत कितने होंगे, 75 माइनस x। एक गलत पर 1 मार्क्स काटा जाता है, तो 75 माइनस x जब गलत होंगे तो उतने मार्क्स आपके कम कर दिए जाएंगे, इक्वल टू 125। बस आपका आंसर अब आपका आ गया
4x माइनस 75 प्लस x इक्वल टू 125, ये आपने ले लिया 5x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू आपका हो गया 40, x इक्वल टू आपका हो गया 40। तो उसने करेक्ट कितना किया था, करेक्ट क्वेश्चन थे उसके, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जो थे उसके 40 थे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखिए एकदम सिंपल सा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट इसमें कुछ करना नहीं है। आप सीधे से आपने लिया कि x क्वेश्चन उसने सही किया तो 70 माइनस x क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। तो करेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे उसे जो अंक मिलेंगे 4x, रॉन्ग पे माइनस इतने होंगे इक्वल टू 125, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यही नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन हो गए। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, 40, यही आपका आंसर हो गया। बताइए डियर स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो सेकंड हमारे पास है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात अगर आप करते हैं तो देखिए ये भी इस टाइप का क्वेश्चन, प्रॉफिट, ये आपका जो है क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अब देखिए जो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है और इस क्वेश्चन का सलूशन हम देखते हैं। तो देखिए जैसे दिया है, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, a man buys 10 orange for 3 rupees and sells 8 for 3 rupees। अब देखो, एक आदमी 3 रुपए में 10 के भाव से खरीदता है और 3 रुपए में 8 के भाव से बेचता है, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपने ले लिया तो पहले हम लोग ले लेते हैं 10 संतरे 10 संतरे का क्रय मूल्य। मैं पहले आपको बेसिक्स एकदम बता देता हूं। सीपी ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं 10 ऑरेंज, सीपी ऑफ 10 ऑरेंज आप ले सकते हैं। तो एक संतरे का क्रय मूल्य 3/10, ये आपका हो गया। 8 संतरे का विक्रय मूल्य, 8 संतरे का विक्रय मूल्य, 8 संतरे का विक्रय मूल्य 3 रुपए, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य 3/8, ये आपका हो गया। अब आप समझिए, जब ये इतना आपने ले लिया, सीपी ऑफ 10 ऑरेंज 3, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज 3/10, एसपी ऑफ 8 ऑरेंज, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। जब एसपी बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होती है। तो प्रॉफिट अगर आप लेते हैं, प्रॉफिट लॉस अगर हम लोग लेते हैं, तो देखिए प्रॉफिट अगर हम लोग लेंगे तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी 3/8 माइनस 3/10। तो इसको अगर आपने ले लिया 30 माइनस 24/80, ये आपका हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने लिया 6/80, ये आपका हो गया। इसको अगर आप कैंसिल आउट करना है तो कर सकते हैं, 3/, ये आपका 40 हो गया, 3/40 हो गया। अब परसेंट में अगर आपको निकालना है तो 3/40 इंटू 100, ये आपने ले लिया। 1010 आपने लिया, ठीक, 1010 हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए, जब ये आपने ले लिया 1010 हम लोगों ने ले लिया, अब इसको अगर आप लेंगे तो 5 और ये 2 आपका हो गया, 15/2 ये आपको मिल गया। अब इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट परसेंट ले सकते हैं। 3 रुपए में 10 के भाव से खरीदा तो एक का होगा 3/10, और 3 रुपए में 8 के भाव से बेचा
तो 8 का विक्रय मूल्य होगा 3/8। अब हम लोग प्रॉफिट लेते हैं 3/8 माइनस 3/10, तो ये आपका 30, 24/80, ये हमने 3/40 ले लिया। तो यहाँ पे जैसे अब आपने लिया तो इसका अगर अब हम लोगों को प्रॉफिट लेना था तो प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है तो प्रॉफिट आपका है 3/40। अब सीपी आपकी है 3/10, ये आपका हो गया इंटू 100, यही आपका प्रॉफिट परसेंट होता है। 10 आपने कैंसिल कर लिया, 3 से 3 को कैंसिल किया, ये 25 आपका आ गया 25%। तो अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं इसको तो 25% आपको इस तरीके से ये मिल गया। ठीक, तो जब ये 25% हम लोगों ने यहाँ से ले लिया, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसको हमने बेसिक से बताया, अब इसकी पहले ट्रिक होती है, उस पहले ट्रिक पे चलते हैं। ये आपने बेसिक से देख लिया। अब आइए हम लोग इसी को हम लोग पहले ट्रिक से करते हैं। पहली ट्रिक से भी कर सकते, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए पहली ट्रिक जो हमारे पास है उस पर अगर आप करते हैं ट्रिक 1, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर आप ट्रिक 1 की बात करते हैं तो आप समझिए 10 ऑरेंज 3 रुपए में खरीदता है और 8 ऑरेंज को 3 रुपए में बेचता है। सीपी और एसपी यहाँ पे सेम है, लेकिन नंबर ऑफ सीपी और नंबर ऑफ एसपी ऑरेंज का अलग अलग है। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट जो होगा उसको आप लेंगे तो देखो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होगा। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक बनती है m-n/n इंटू 100। ये आपका हो गया, m आपके पास 10 है, n 8 है, तो 10 - 8/8 इंटू 100। इस पे अगर आप लेते हैं तो देखिए 2/8 इंटू 100, ये आपका हो गया 4 से इसको आपने कैंसिल किया 25%। ये ही फिर से वही ऑप्शन मिला। ये पहली ट्रिक एकदम हमने बेसिक से कर लिया, तब ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको अगर हम लोग लेते हैं, ठीक, अब इसी को हम लोग एक दूसरी ट्रिक के अकॉर्डिंग भी अगर करना चाहें तो इस क्वेश्चन को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया, पहली ट्रिक बताया, अब इसी क्वेश्चन को आपको मैं दूसरी ट्रिक से बता देता हूं, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए अब दूसरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। तो दूसरी ट्रिक अगर आप ले लेते हो, दूसरी ट्रिक अगर आप लेंगे तो देखिए दूसरी ट्रिक पे अगर आप चलते हैं तो देखिए दूसरी ट्रिक पे अगर आप आएंगे तो भी ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल से हो जाएगा। अब इसको आप सीधे लिखिए 10। ट्रिक 2 की बात अब करते हैं तो ट्रिक 2 पे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 3 8 3, ये आपका हुआ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं, तो ये आपका हो गया 30 - 24/24 इंटू 100। ये आपकी कंडीशन बनती है। अब इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 6/24 इंटू 100, बस ये आपका हो गया 4 से आपने कैंसिल किया 25%। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन हो गया। तो यानी चाहे आप बेसिक से करिए, चाहे आप पहली ट्रिक पे करिए, चाहे आप दूसरी ट्रिक पे करिए, जिस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसको 3 नियम से बताया, 3 मेथड से बताया। अब उनमें से आप किसी एक के अकॉर्डिंग इसको हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसकी बात करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लेते हैं तो देखिए ये कह रहा है यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, जो उनके साइड का रेशियो होगा वही उनके संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ का होगा। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे आपने लिख लिया इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 क्यूब इज 27/64 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे अगर आपने ले लिया, पहले
हमने मान लिया पहले घन की साइड a है, a क्यूब अपान b क्यूब इक्वल टू 27 अपान 64। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं a अपान b का होल क्यूब इक्वल टू 3/4 का होल क्यूब। तो a अपान b इक्वल टू 3/4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, तो 3:4 जो उनके साइड का होगा वही उनके जो है वही उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा, क्योंकि 6a² अपान अगर आप ले लेते हो 6b² अगर आप करोगे तो देखो 6 कैंसिल, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9/16, तो 9:16 आपका हो गया। यही आपका आंसर। ठीक डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप चलते हैं तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गणना करना है, कैलकुलेट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे दे देता है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें हमें करना क्या होता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो आप क्या करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें फार्मूले का यूज करना है। किस फार्मूले का यूज करना है, जैसे ए ये 3 बार है, तो अगर आप इसको समझिए तो ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब अपान ये आपका है a² प्लस b² माइनस ab, ये बन रहा है। देखो a क्यूब 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a² प्लस b² माइनस ab, तो ये जब बन रहा है तो अगर आप इसी को सॉल्व करोगे, इसी फार्मूले को लेते हो, तो a प्लस b आपका हो गया a² प्लस b² माइनस ab अपान a² प्लस b² माइनस ab, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। a प्लस b आपने ले लिया तो a की वैल्यू आपके पास है 40.7 और b की वैल्यू है 1, तो ये आपका हो गया 41.7। ऑप्शन नंबर सी। ये आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में को आप सिर्फ देख के बस फार्मूले का यूज करना है कि कौन सा फार्मूला कब यूज होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक, आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसकी बात आप करिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है रोहित शर्मा के प्रथम 10 क्रमागत मैचों का स्कोर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इस डाटा का औसत ज्ञात कीजिए। स्कोर ऑफ फर्स्ट 10 consecutive मैचेज ऑफ द रोहित शर्मा आर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस डेटा। कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब 10 एवरेज नंबर का दिया है, तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट एक बताया था कि नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, n+1/2, यही मैंने बताया था। ओरल इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको देते हैं आप ओरल करेंगे। एवरेज के लिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया था n+1/2, n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10, पदों की संख्या कितनी है 10+1/2, यार 11/2 इक्वल टू क्या हो गया 5.5, बस हो गया आंसर सी, यही आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। बताइए डियर स्टूडेंट, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? हमें लगता है सबको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में को आप देखेंगे और देखने के बाद तुरंत मारेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी 6 नंबर है। अब 6 नंबर की अगर बात किया जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको दे दिया है, यदि a/b इक्वल टू, आप समझिए ये क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें ये कहा है यदि a/b इक्वल टू 4/5 और a/c इक्वल टू 3/4, तो b/c ज्ञात कीजिए। अब देखो ये अगर आपने ले लिया, यहाँ पे a/b दिया है 4/5 और a/c दिया है 3/4, अब हमें b/c को फाइंड करना है। तो देखिए
इंग्लिश में इसी को हम लोग देख लेते हैं, इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 4:5 एंड ए रेशियो सी इक्वल टू 3:4 देन फाइंड बी रेशियो सी। अब आपका हो गया A/B, इसको आप लिखेंगे 4/5, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब फिर A/C आपने ले लिया, ये आपका हो गया इक्वेशन 3/4, इसी को हमने लिख लिया C/A आप ले लोगे, तो जब C/A ले लोगे तो ये आपका हो गया 4/3। बस ये इक्वेशन 2 हो गया, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई हमें कर लेना है। A/B इंटू C/A इक्वल टू 4/5 इंटू 3/4, ये आपका हो गया। A से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब इधर आपका हुआ C/B इक्वल टू 3/5, तो C/B मिला है तो B/C 5/3। B रेशियो अगर हम लोग ले लेते हैं, B/C आपने ले लिया 5/3, ये आपको मिल गया। तो अब हम लोग इसको अगर आप निकालना चाहें 3/5 आपका आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर हम लोग चलें तो ये क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। ये क्वेश्चन को आपने देखा, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। और अगर फिर से कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से देखना चाहें तो आप देख लीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया, आप समझिए A/B इक्वल टू 4/5 ये दिया है, फिर A/C दिया है 3/4। अब आपसे पूछा क्या है, B/C, तो अगर इसी को आप लिख सकते हो B/A, और मैं आपको कर देता हूँ 5/4 हो गया। और इसी को अब हम लोग ले लें B/C, ये आपका A/C है 3/4, यहीं पे आपने ले लिया है, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, B/A इंटू A/C इक्वल टू 5/4 इंटू 3/4, ये आपका हो गया। A कैंसिल, B/C इक्वल टू 15/16 पहला हो जाएगा, ये आपका B/C, ये आपने ले लिया 15/16। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आइए फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसकी बात अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पासे को एक बार फेंकने पर। देखिए ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो प्रायिकता का भी आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मोस्टली आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो अब ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको अब हम लोग करते हैं। अब एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए पहले सिंपल स्पेस आप लीजिए। जो डाइस हम फेंकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस। जब आप एक बार डाइस को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उस पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डाइस को फेंकने पे क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी अगर आप लेते हैं तो प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर के कितने हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, यहाँ पे 2 3 5, तो आपके फेवर में कितने हैं 3, और टोटल कितने हैं 6, तो 3/6 इक्वल टू 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी हम लोग लेते हैं वो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/2। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा और इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, आइए डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं, ये भी क्वेश्चन
वहीं से हमने प्रोबेबिलिटी सही ले लिया, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का ही है, इस क्वेश्चन को भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही लिया गया है और इसको भी हम लोग देखते हैं और ये सिंपल ही हो जाएगा। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाया है, यहाँ पे निकाला जाता है होना चाहिए था, निकाला जाता है, तो उसकी लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो उसकी लाल होने की प्रायिकता क्या है? A box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marbles is the draw random from this box. What is the probability that is red? रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो पहले आप चलिए रेड आप देखते हैं तो कितने हैं? 5, ये आपके फेवर में हो गया। टोटल कितने हैं? 5 + 8 + 4, तो 5/17 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, ये हमने इसको कर लिया। ठीक डियर स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम? हमें लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं तो अब अगले क्वेश्चन की अगर बात हम करें तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये क्वेश्चन परसेंटेज का है। चैप्टर परसेंटेज जानते ही आपकी वाई ग्रुप मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर से ही हमारे कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो जुड़े होते हैं जिनके क्वेश्चन को करते हैं। क्योंकि अगर परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज का यूज हम लोग प्रॉफिट लॉस में करते हैं, डिस्काउंट में करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। ठीक, परसेंटेज का यूज मोस्टली कई चैप्टरों में होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज चैप्टर हमारा कई चैप्टर में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। कमल को एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। कमल को एक परीक्षा को पास करने के लिए, समझिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप लेते हैं, कमल को एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यदि वह 190 अंक प्राप्त करके भी 10 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, इसको हम लोगों को निकालना है। कमल नीड्स 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन इफ ही फेल्स बाय 10 मार्क्स इवन आफ्टर गेटिंग 190 मार्क्स, देन हाउ मेनी मार्क्स वाज द टोटल एग्जामिनेशन। ये देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन से आप डायरेक्ट देख के सॉल्यूशन करेंगे, तुरंत आपका हो जाएगा। जैसे इसमें ये दे दिया है कि कमल को एक परीक्षा को पास करने के लिए, कमल को एक परीक्षा पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 40% अंकों की आवश्यकता है। तो 40% अंक उसको चाहिए। ठीक, 40% अंकों की आवश्यकता है, ये आपने ले लिया। 40% अंकों की आवश्यकता है। अब वह 190 अंक पाता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? अगर आप पूर्णांक की बात करते हैं तो अगर हमने मान लिया पूर्णांक, पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। पूर्णांक हमने ले लिया यक्स, पूर्णांक क्या है? यक्स हमने ले लिया। अब इसमें वो कितना पाता है? 40%, यक्स का 40%, यक्स इंटू 40/100, यक्स का 40% पाता है। ये किसके इक्वल है? 190 + 10। ठीक, यक्स का 40% पाता है और 190 अंक पाकर भी 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए? 190 + 10। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये आपका हो गया 2x/5 = 200। इसको आपने काटा 100, तो x = आपका क्या होगा? 500। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कर लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन
हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को हम बेसिक के बजाय अगर आप देखिए, इसी क्वेश्चन को अब हम लोग डायरेक्ट परसेंट का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर परसेंट का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए, जब परसेंट का यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे? 40% इक्वल टू कितना होगा? 200। क्योंकि भाई देखो, पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन वो पा कितना रहा है? 190, लेकिन 10 नंबर से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए अगर परसेंटेज में बात करें तो 40 होता है, और नंबर में बात करें तो 200। बोलो, क्योंकि 190 में वो फेल होता है। तो 40% इक्वल टू 200, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500। बोलो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो चाहे आप कुछ लेट करके करिए, मान करके करिए, या डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हमें लगता है नहीं होनी चाहिए। सबको बहुत ही आसान तरीके के से मैं बता रहा हूँ, सभी को समझ में आना चाहिए। बहुत ही इजी मेथड का यूज करके मैं बता रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अब कर लेंगे। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन होता है। औसत, एक चैप्टर हमारे पास एवरेज है, औसत है, उसका क्वेश्चन है। तो अब आप समझिए। तो देखिए, 25 मदों का औसत इतना है। ठीक, पहले बेसिक से करिए आप। 25 मदों का औसत, तो मान लो हमारे पास 25 मद ऐसी हैं। मैं आपको पहले बेसिक से बता दे रहा हूँ। x25 ले लिया अपॉन 25 इक्वल टू 40 आपका हो गया। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट x25 इक्वल टू 25 चौका 100, 1000 आपका हो गया। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x25 इक्वल टू 1000 हो गया। अब ये इतना हमने ले लिया। ठीक है, अब एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया। एक मद हमारे पास था, 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया। तो वास्तविक माध्य होगा द एवरेज ऑफ 25 items is 40 but one item was the written as 25 instead of 50 instead of 50 find the actual mean। अब देखो, जो 50 के स्थान पे 25 पढ़ा तो इसका मतलब कम पढ़ा, भाई 25 कम हो गया था। तो जब करेक्ट मीन की बात करेंगे, अगर आप यहीं पे करेक्ट मीन की बात करेंगे, करेक्ट मीन की बात अगर करेंगे तो 1000 प्लस 25 अपान कितना होगा? 25। तो ये आपका हो गया 1025 बटे 25, ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसको अगर आप लेते हैं तो देखिए, अगर इसकी बात आप करते हैं तो 25 से अगर इसको आप काटते हैं तो 25 चौका आपका 100 हो जाएगा, और 2 25 एक अन्नम 25, ये आपका हो गया। तो 41 आपका हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप अगर लेते हैं तो जो भी होगा वो उसका आंसर क्या आया? 41। ये हमने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक पे चला करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जब आप ट्रिक के अकॉर्डिंग लेते हैं तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो क्या होगा समझिए। न्यू मीन, यहाँ पे जो ट्रिक होती है वो आपको न्यू मीन, नया समांतर माध्य बराबर x बार प्लस माइनस d अपान n बताया जाता है। मैं कई बार इस टाइप के क्वेश्चन को कराया हूँ, और ये हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन एक देता भी है, तो जोड़ने घटाने का चक्कर ना रहे तो डायरेक्ट आप इस ट्रिक का यूज कर लोगे। न्यू मीन बराबर x बार प्लस माइनस d अपान n, d अपान n आपका होगा x बार, यानी जो आपको मीन दिया है पहली बार वो कितना दिया है 40 प्लस, अब देखो प्लस माइनस का यूज, यानी जब वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस होगा
और जब वैल्यू घटेगी तो माइनस होगा। तो देखो 50 की जगह 25 लिया था, तो यानी वैल्यू 25 बढ़नी चाहिए। और n कितना आपको दे दिया है 25, तो 25 से 25 को काटोगे 1, तो 40 और 1 क्या होगा 41। यही हमारा आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने ये कर लिया। तो मैंने आपको, अब देखिए आपको पता ही है कि वाई ग्रुप में मैथ का सिलेबस में और बहुत चैप्टर्स हैं। तो अभी हम लोगों ने केवल 10 क्वेश्चन को लिया, तो सारे चैप्टर्स को लेना संभव नहीं है। और आप जानते ही हैं कि कई सेट में आपका पेपर होता है, तो उन सेट के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जिन चैप्टर्स को मैंने लिया और जो चैप्टर ये लिया, चैप्टर्स के क्वेश्चन लिए, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी जो और चैप्टर्स बचे हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोगों ने जो लिया, जो चैप्टर जैसे लिया, परसेंटेज इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है, एवरेज इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन लिया इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस लिया इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी लिया वो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इन सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने लिया और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किया। आज हम लोगों ने यही किया। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में बाकी जो बचे हुए हो चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।